आइए आपका पुनः YouTube डीएलएड ऑनलाइन चैनल पर स्वागत है। हम लोग आज का टॉपिक है गुप्तकालीन शासन व्यवस्था। इसके पूर्व गुप्तकालीन शासकों के बारे में हमने पढ़ा था। चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि उसके बाद समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कुमारगुप्त और आपको स्कंदगुप्त, अंतिम गुप्त शासक भानुगुप्त था। आइए उनके शासन व्यवस्थाओं के बारे में देख लेते हैं। गुप्तकालीन शासन व्यवस्था वस्तुतः देखा जाए तो प्रमुख रूप से 3 भागों में केंद्रित था, बांटा हुआ गया था। एक केंद्रीय शासन व्यवस्था, दूसरा प्रांतीय और शासन, तीसरा स्थानीय शासन। 3 भागों में गुप्तकालीन शासन व्यवस्था वितरित था। केंद्रीय शासन व्यवस्था के बारे में हम लोग जैसे कहा कि यह एक राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। राजा ही सर्वाधिकार राजा को प्राप्त था। यहाँ बहुत सारे केंद्रीय शासन, राजा के शासन व्यवस्था में सहयोग प्रदान करने वाले ये सभी थे, नीचे से लेकर ऊपर केंद्रीय शासन व्यवस्था तक। इनके जो इनसे नीचे, राजा से नीचे हुआ करते थे, कुमारा मात्य कहा जाता था। कुमारा मात्य का अधिकतर पद पुत्र को प्राप्त हुआ करता था और उसके बाद के अधिकारी अमात्य हुआ करते थे, जो केंद्रीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत अमात्य आते थे। इनके शासन व्यवस्था में बहुत सारे अमात्य हुआ करते थे, अधिकारी हुआ करते थे, जो इनका देखते थे, शासन व्यवस्था देखते थे। इस शासन व्यवस्था का सबसे बड़ी इकाई जो थी वो देश थी, जिसे भूक्ति कहते थे। देश थी गोता, और फिर भोग, देश, भूक्ति, उपरिकर, विषय, ग्राम। इस प्रकार के इनके शासन इकाई हुआ करती थी। सबसे छोटी शासन इकाई के रूप में ग्राम हुआ करता था। देश का प्रधान भूक्ति गोप्ता कहलाता था, भूक्ति उपरी कहलाता था, विषय का विषयपति कहलाता था, और ग्राम के अध्यक्ष को ग्रामिक कहा जाता था। ये उपरिकर, ये जो है देश को गोप्ता, उपरिकर, विषयपति और ग्रामिक, ये थे। जो है केंद्रीय शासन व्यवस्था आपको जो है वो सबसे केंद्रीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत सेनापति, महाबलाधिकृत, महादंडनायक, महाबलाधिकृत, महादंडनायक, महाप्रतिहार और महासंधि विग्रहक। इसी प्रकार महाप्रतिहार जो है देख रेख करता था राजा प्रसादों का, और महासंधि विग्रहक जो हुआ करता था, यह जो है युद्ध और शांति की व्यवस्था देखा करता था कि कोई देश कब युद्ध कर रहा है तो युद्ध करने का आदेश, और संधि कब कोई देश संधि करना है किसी से तो संधि के बारे में। इसी प्रकार से बहुत सारे अमात्य हुआ करते थे, युक्त पुरुष, विनय पुरुष, तो तमाम होते हैं। ऐसे ही प्रांतीय, इनके ही शासन की देखभाल के सहयोग में प्रांतीय शासन व्यवस्था भी बहुत सारे। कुल मिलाकर के गुप्त शासन व्यवस्था, सामंतकालीन शासन व्यवस्था प्रारंभ हो गया था, तो इनके बहुत सारे सामंत प्रांतीय शासनों में देखते थे, शासन की इकाई देखते थे। और स्थानीय शासन को 2 भागों में विभाजित किया गया था, एक नगर और दूसरा ग्राम। 2 भागों में स्थानीय शासन को दिखाया। ग्राम, नगर को नागरक, नगरपति भी इनके प्रमुख को क्या कहा जाता था, नगरपति, और ग्राम को ग्रामिक कहा जाता था। ग्रामिक, ग्राम की सभा को ग्रामिक कहा जाता था। अच्छा, कई ग्रामों के समूह जो हुआ करते थे उनको क्या कहा जाता था,
पेट, याद कर लीजिए, बहुत क्वेश्चन बार बार आया है। ये कई गांवों के समूह को पेट कहा जाता था। इस प्रकार से केंद्रीय शासन व्यवस्था जो है, प्रांतीय शासन व्यवस्था जो है, स्थानीय शासन व्यवस्था वितरित था। इसी प्रकार आइए बात करते हैं हम लोग गुप्त का समाज। गुप्त काल का समाज 4 वर्णों में विभक्त था, जैसा कि हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। सभी का कार्यभार अपने अपने तरीके से होता था। इसमें ब्राह्मण सबसे सर्वोच्च हुआ करता था। ब्राह्मण जो है यज्ञ अनुष्ठान, अध्ययन, अध्यापन, दान लेना, दान देना आदि कार्यों को करता था। सबसे समाज में सबसे ऊंचा था। क्षत्रिय, क्षत्रिय जो हुआ करते थे, क्षत्रिय ये सुरक्षा व्यवस्था की देखभाल करते थे। सुरक्षा वस्तुतः कहा गया है, यहाँ के ग्रंथपुत्र भी सैन्य व्यवस्था में आ गए थे। वैश्य व्यवसाय का कार्यभार देखते थे, वैश्य, और शूद्र सेवक होते हैं का कार्यभार देखते थे। दास प्रथा भी विद्यमान थी। गुप्तकालीन व्यवस्था में दास दासियों की भी व्यवस्था थी। और इसके साथ साथ यहाँ के समाज में स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी तो नहीं कही जा सकती, लेकिन सामान्य थी, क्योंकि स्त्रियों को जो बालिकाओं का विवाह 12 से 13 वर्ष की आयु में हो जाया करता था, जिससे एक प्रकार से शोषण की व्यवस्था भी थी। उन्हें बहुत देवा। अच्छा, यहाँ के यहाँ का समाज जो है परिधान के रूप में सूती, रेशमी, ऊनी तीनों प्रकार के वस्त्रों का भी प्रयोग किया जाता था। राजसीय लोग जो है विशेष तौर से रेशमी वस्त्रों का प्रयोग किया करते थे। यहाँ का समाज सूती, रेशमी, ऊनी सभी प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग किया करते थे। स्त्रियां आभूषण प्रिय थी। सोने और चांदी का भी प्रयोग यहाँ किया गया है। तो अधिकतर स्वर्ण और जो है रजत का प्रयोग जो है किया गया। स्वर्ण के सिक्के भी चलाए गए हैं। वो हम बात करते हैं आर्थिक जीवन। ये समाज कुल मिलाकर समाज यहाँ का प्रत्येक दृष्टि से देखा जाए तो यह अति समृद्धशाली राज्य बन गया था। इसलिए समाज भी उच्च था, रहन सहन उच्च था, इनका जो है खान पान उच्च स्तर का था। इस प्रकार समाज था। आर्थिक जीवन के बारे में बात करते हैं। आर्थिक जीवन, यहाँ का आर्थिक जीवन की मुख्य रीढ़ थी कृषि एवं पशुपालन। कृषि एवं पशुपालन या व्यवसाय, कृषि और व्यवसाय कहा जा सकता है। हम व्यवसाय कृषि एवं व्यवसाय मुख्य रीढ़ थी। कृषि से कहा जाता है, ग्रंथों से प्राप्त किया है कि यहाँ कुल मिलाकर के 12 प्रकार के यहाँ जो है लिए जाते थे, कर लिए जाते थे। चूंकि कर ही किसी शासन व्यवस्था को संचालित करने में प्रमुख भूमिका निभाता है, तो 12 प्रकार के कर लिए जाते हैं। जैसे कुछ 2-4 का नाम ले लेते हैं। भोग, भाग, उद्रक, उपरकर। इस प्रकार से कुल 12 प्रकार के कर लिए जाते हैं। कर का कितना प्रतिशत था देखिए, कहीं कहीं 1/4 उपज का 1/4 या 1/6 भाग गुप्त शासन व्यवस्था में कर की व्यवस्था थी। आर्थिक जीवन में कर की व्यवस्था थी। व्यवसाय का प्रमुख केंद्र, गुप्तकालीन व्यवसाय का प्रमुख केंद्र उज्जैन था। कहां था? उज्जैन था। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता है। गुप्तकालीन व्यवसाय का प्रमुख केंद्र उज्जैन था। बहुत सारे व्यवसाय किए जाते थे, देश में भी और विदेशों में भी। जावा, सुमात्रा, श्रीलंका, जो भी अगल बगल के सीमा देश थे, वहां वस्तुएं आती भी थी वहां से और जाती भी थी। कुल मिलाकर आयात और निर्यात हुआ करता था। तो ये था आपका जो है आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन के साथ यहाँ स्वर्ण मुद्राएं चली थी। हमने कहा स्वर्ण मुद्राएं क्या थी? स्वर्ण मुद्राएं
दीनार कहा जाता था। सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्तकालीन शासन व्यवस्था में चलाई गई थी। और रजत मुद्राएं या चांदी के जो सिक्के चलते थे, रजत या चांदी के जो सिक्के थे उनको क्या कहा जाता था? रूपक कहा जाता था गुप्तकालीन शासन। तो ये ख्याल रखने की बात है कि मुख्य व्यवसाय कृषि एवं व्यवसाय था, शिल्प कला था, कला के बारे में बात करेंगे। और यह विभिन्न प्रकार के कर लिए जाते थे, कर ही किसी शासन को संचालन। यह मुख्य केंद्र व्यवसाय का कहा था? उज्जैन था। कितना कर लिया जाता था? उपज का 1/4 या 1/6 भाग। कौन कौन सी मुद्राएं चालू थी? तो स्वर्ण मुद्राओं को दीनार कहा जाता था, रजत मुद्राओं को रूपक कहा जाता था। यह आर्थिक जीवन यहाँ का था। आर्थिक जीवन इतना समृद्धिशाली था, इसीलिए कहा जाता है कि गुप्त काल का स्वर्ण युग कहा जाता है जो है। तो गुप्त शासक वैष्णव धर्म उपासक थे। गुप्त शासक वैष्णव उपासक थे और उन अनुयायी थे। और इसी के कारण यहाँ बहुत सारे मंदिरों का भी निर्माण इन्होंने करवाया था। अपने शासन व्यवस्था में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया था। कला के दृष्टि से भी मंदिर जो है उच्च हैं। तो झांसी का देवगढ़, तिगवां मंदिर, भीतरगांव, कानपुर का भीतरगांव मंदिर, ये सब जो है धार्मिक जीवन की दृष्टि से शैव उपासक भी थे। ऐसा बात नहीं, खोह और भूसरा का जो है शिव मंदिर भी प्रख्यात था। गुप्तकालीन शासन व्यवस्था में ही जो है शैव मंदिरों का भी निर्माण कराया गया है। यहां तक कि गुप्तकालीन शासन व्यवस्था में अजंता, एलोरा, बाघ की कुछ गुफाएं भी निर्मित की गई शासन व्यवस्था में। तो यह कला की दृष्टि से हम बात कर लेते हैं कला में। तो कला में जो है अजंता, एलोरा और बाघ की गुफाएं भी हैं, जिसमें हम देखते हैं अजंता की 16 और 17 नंबर जो गुफा है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है, गुप्तकालीन शासन व्यवस्था में ही बनवाई गई थी। एलोरा में भी 34 गुफाएं बताई गई हैं और बाघ में 9 गुफाएं, जिसमें 5 गुफाएं वर्तमान में हैं जो गुप्तकालीन शासन व्यवस्था में। बाघ की गुफाएं ग्वालियर के पास है। अजंता और एलोरा आप लोग जानते हैं महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में के नजदीक में पड़ता है। तो ये जो है कला के क्षेत्र में चित्रकला था। इसी के साथ हम मूर्ति कला के बारे में या वास्तु कला के बारे में बात किया। जैसा हमने पहले बताया कि झांसी का देवगढ़ मंदिर, विष्णु का बहुत दिव्य मंदिर बना हुआ भगवान विष्णु का। तिगवा का भगवान विष्णु, जबलपुर में है। तिगवा का विष्णु मंदिर, ये भी बहुत फेमस मंदिर है गुप्तकालीन शासन व्यवस्था में। और खोह एमपी और भूसरा का मंदिर, शिव मंदिर, ये सब बहुत प्रख्यात हैं। भीतरगांव कानपुर का लक्ष्मण मंदिर, ईंटों का मंदिर बना है, बहुत बढ़िया। वहाँ वास्तुकला का प्रदर्शन किया गया, जीवंत उदाहरण प्रस्तुत किए गए। तो वास्तु और मूर्ति के भी बारे में यह जो है गुप्तकालीन शासन व्यवस्था बहुत ही शिखर पर पहुंच चुका था। इसके साथ साथ हम आइए बात कर लेते हैं विज्ञान, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में। तो विज्ञान के क्षेत्र में देखते हैं, विज्ञान क्षेत्र में बहुत बड़े विद्वान थे। आप जानते होंगे आर्यभट्ट। कौन? आर्यभट्ट का नाम कौन नहीं जानता होगा, जिन्होंने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक की रचना की थी। एक गणित के भारत के प्रथम विद्वान थे जो है गणित के क्षेत्र में। तो इन्होंने ही दशमलव प्रणाली की खोज की थी। इन्होंने, आर्यभट्ट साहब ने ही भारत के बाद में अपना नाम रखा और दशमलव प्रणाली की खोज की थी। इसके साथ साथ यह प्रथम विद्वान थे, विश्व के प्रथम विद्वान, जिन्होंने कहा था कि सूर्य की सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। दिन रात के बारे में भी इन्होंने पहला खोज किया था। तो इस प्रकार आर्यभट्ट का नाम विश्व में प्रकाशमान है। और साथ साथ वराहमिहिर, पंच सिद्धांतिका, बहुत बड़े विद्वान थे विज्ञान के क्षेत्र में। वराहमिहिर थे जो इन्होंने लघु जातक जो की रचना की थी
और बृहद जातक की रचना की थी, पंच सिद्धांतिका की रचना की थी, ये बराहमीर विज्ञान के क्षेत्र में। इसके साथ कहा जाता है ब्रह्मगुप्त, ब्रह्मगुप्त भी थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे ब्रह्मगुप्त। और साथ में आप बहुत प्रख्यात नाम सुना होगा धन्वंतरी। धन्वंतरी, धन्वंतरी को कौन नहीं जानता। ये भी आप जो है औषधि के मामले में इनका नाम सभी सर्वविख्यात है। तो बड़े बड़े विद्वान भी रहा करते थे। ये सब जो है आपको बताएं कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में ये सब नवरत्नों में भी थे, नवरत्न भी थे चंद्रगुप्त दरबार के। अमरकोश, अभी ना चर्चा साहित्य के क्षेत्र में भी कर ही लेते हैं। अमरकोश नहीं, अमर सिंह, अमर सिंह ये रचना किए थे अमरकोश की, अमरकोश की रचना की थी इन्होंने। और साथ में कालिदास, कौन नहीं जानता। कालिदास, आर्यभट्ट, बराहमिहिर, धन्वंतरी, मरसिंह, कालिदास, और क्या बोलते हैं भारवी, वात्स्यायन, ये सब साहित्यकार थे, गुप्तकालीन शासन व्यवस्था के साहित्यकार। आप देखें कालिदास के बारे में देखेंगे, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, रघुवंश महाकाव्यम कालिदास का, ऋतु संहार, मेघदूतम, आपका अभिज्ञान शाकुंतलम, हाँ लिख सकते हैं, ऋतु संहार, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम। कुल मिला करके देखा जाए तो बड़े बड़े विद्वान थे। कुमार संभव, ये सब जो है बहुत प्रख्यात पुस्तक हैं आपके कालिदास के। किरातार्जुनियम, भारवी के किरातार्जुनियम, कल्पसूत्र, वात्स्यायन के कल्पसूत्र जो है वात्स्यायन के थे। ये सब प्रख्यात हैं। और सबसे सेकंड पुस्तक, विश्व की सेकंड महान पुस्तक जो है विष्णु शर्मा, कौन सी आपको मालूम होगा विष्णु शर्मा की पुस्तक, पंचतंत्र। बाइबिल के बाद सेकंड नंबर की पुस्तक है, जो विश्व की सबसे बड़ी पुस्तक है, सबसे बड़ी बाइबिल, उसके बाद पंचतंत्र ही है विश्व की सर्वाधिक बड़ी पुस्तक। इस प्रकार से नवरत्न भी थे। तो नवरत्न से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासनकाल साहित्य के क्षेत्र में स्वर्ण युग कहा जाता है। बड़े बड़े ग्रंथों की रचना इनके शासनकाल में हुआ था। तो शासन व्यवस्था आपका हो गया, आर्थिक जीवन हो गया, धार्मिक जीवन हो गया, सामाजिक जीवन हो गया। गुप्तकालीन शासन व्यवस्था इस प्रकार से बहुत ही समृद्धिशाली था। प्रत्येक क्षेत्र में बहुमुखी विकास, चहुमुखी विकास होने के कारण यह गुप्तकालीन शासन व्यवस्था में इसे स्वर्ण युग कहा जाता है। आइए, अगर इसमें और भी कोई आपको दिक्कत होगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में डालिएगा, उसका भी हल करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।